नए दिन और नई शुरुआत दोस्तों। हम चैप्टर 7 के दूसरे भाग में आ चुके हैं। चूंकि दूसरे भाग में है तो शेरू को चैप्टर का नाम याद हो चुका होगा। चैप्टर का नाम शेरू, Ashoka the emperor who gave up war. वाओ, अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, हमने उनकी एम्पायर के बारे में पढ़ा, फिर जो जो चंद्रगुप्त के बाद और मौर्यन किंग्स आए थे या एम्परर्स आए थे, हम उनके बारे में पढ़े, बिम्बिसार। और ये हमने पढ़ा कि किस तरीके से अपने एम्पायर को कंट्रोल करते थे। अब हम बात करेंगे जो बिम्बिसार के पुत्र थे, अशोक। अशोक जो अपने आप में काफ़ी एक यूनिक रूलर थे, काफ़ी थिंकिंग रूलर माने जाते थे। उन्होंने एम्पायर को काफ़ी बढ़ाया भी था। तो उससे पहले मुझे एक बहुत पेज नंबर 70 में एक बहुत क्यूरियस चीज़ आई थी। मेगास्थेनस, वो ग्रीक से आया था। सेलेक्यूस निकाटर करके नाम था, सेलेक्यूस निकाटर। ये ग्रीक नाम जो है बहुत ही मुश्किल होता है प्रोनाउंस करने में, बट जो भी है, वो एक एम्परर थे जिनके राज्य में ये मेगास्थेनस थे। वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में आए थे और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य के बारे में लिखा अपने एक डायरी में। मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ और बहुत ही खूबसूरत है। द ओकेशन ऑन विच एम्परर अपीयर्स इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस। मतलब जब राजा आते थे चंद्रगुप्त पब्लिक के बीच में तो एकदम उस दिन जलसा जैसा हो जाता था। ही इज कैरिड इन अ गोल्डन पैलेंक्विन, मतलब जो हाथ पे लेके चलते हैं, जिसको एक तरीके से रथ होता है बट उसके अंदर पहिया नहीं, उसको हाथ पे लेके चलते हैं, वैसे पैलेंक्विन्स में राजा आते थे। जैसे पहले दुल्हन डोली में बैठ के जाती थी। हाँ, जैसे दुल्हन डोली में बैठ के जाती थी, जी हाँ। हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर। हाथी जो थे उस पर गोल्ड और सिल्वर से डेकोरेशन किया हुआ था। सम ऑफ द गार्ड्स कैरिड ट्रीज ऑन विच लाइफ बर्ड्स इंक्लूडिंग अ फ्लॉक ऑफ ट्रेन पैरट्स सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर। मतलब कई सारे ट्रीज उसके आसपास लेके जाते थे, छोटे छोटे पौधे, और उस पर जो बर्ड्स होते थे वो राजा के आसपास हवर करते थे। मतलब द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन। वाह। जो राजा को प्रोटेक्ट करने के लिए हथियार के साथ औरतें होती थी। ही इज अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम एंड ही इज स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड बिफोर ही ईट्स। मतलब उनको ऐसा डर था कि कोई उनको मारने की साजिश कर सकता है, इसलिए उससे पहले उन्होंने नौकर रखे थे जो कि खाना खाएंगे उसके पहले, जो उनके खाने से पहले कुछ नौकर खाएंगे वहाँ पे। ही नेवर स्लीप्स ऑन द सेम बेडरूम फॉर 2 nights। एंड पाटलिपुत्र के बारे में बोला गया है, दिस इज़ अ लार्ज एंड अ ब्यूटिफुल सिटी। एक बहुत बड़ी और खूबसूरत शहर है। इट इज़ सराउंडेड बाय मासिव वॉल, एक बड़ा सा दीवार उसको घेर के रखा है। 570 टावर और 64 दरवाजे उस शहर को बनाते हैं। द हाउसेस ऑफ 2 and 3 stories आर बिल्ट ऑफ वुड एंड मड ब्रिक्स। यानी जो मिट्टी के जो ब्रिक्स होते थे, ईंट, मिट्टी के ईंट से बने होते थे और लकड़ियों से बने होते थे। द किंग्स पैलेस इज ऑल्सो ऑफ वुड एंड बिल्ट ऑफ द किंग्स पैलेस इज ऑल्सो ऑफ वुड एंड डेकोरेटेड विथ स्टोन कार्विंग्स। वहाँ के जो स्कल्पचर के बारे में हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली। अभी इतना मान लीजिए कि जो स्कल्पचर्स थे वो किंग्स के जो दरवाजे के आसपास कार्व करते थे बहुत सारी चीज़ें। किस चीज़ की कार्व करते थे हम इसको बहुत जल्दी इस पे आएंगे। एंड इट इज सराउंडेड विद गार्डन्स एंड एनक्लोजर ऑफ कीपिंग बर्ड्स। तो कितना खूबसूरत रहा होगा उस टाइम पे। जो इसकी व्याख्या हुई है काफ़ी खूबसूरत तरीके से हुई है। काफ़ी ग्रैंड किंग्स बन गए। अब इमेजिन करिए, इनको कंपेयर करिए हड़प्पा सिविलाइजेशन से। हड़प्पा में जो हमने पढ़ा और ये पढ़ा, इनके बीच में कितना फ़र्क आ चुका है। हम कितने आगे बढ़ चुके हैं कल्चरली। इन राइटिंग से हमें ये पता चलता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। अब जो ये अशोक थे ये काफ़ी यूनिक रूलर थे। इनकी जो सबसे पहला स्टेप इन्होंने लिया, जो इनके मैसेजेस थे वो सारे लोगों तक पहुँचे। एक एम्परर था, साम्राज्य था, बहुत बड़ा था, तो ये इम्पॉर्टेंट था कि अशोक की जो भाषा है वो कई लोगों तक पहुँचे, कई लोग समझे। इसलिए इन्होंने अपने कई सारे इंस्क्रिप्शंस लिखवाना शुरू किए। इंस्क्रिप्शंस नॉर्मली ब्राह्मी स्क्रिप्ट में होता था या फिर प्राकृत में होता था। हमने पेज नंबर चैप्टर 1 के पेज नंबर 5 में हमने देखा था कि वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन था अशोका का।
और वो 2 लैंग्वेजेस में लिखा गया था, एक ग्रीक में लिखा गया था और अरामाइक में लिखा गया था, और वो मिला था अफ़गानिस्तान के एक जगह से जिसका नाम है खंडहर। तो ये समझ सकते हैं कि अशोक काफ़ी यूनिक थे, जो अपनी मैसेज के फैलाने में बिलीव करते थे, लोगों से कनेक्ट करने का उनका वो एक स्पेशल तरीका था। फिर उसके बाद से क्या हुआ, एक बहुत बड़ा बदलाव आया। कलिंग का युद्ध हुआ। कलिंग के युद्ध में बहुत लोग मारे गए, और ये जो कलिंग बेसिकली उड़ीसा के, ये जो समुद्र के तट पर पड़ता है एक शहर कलिंगा, उसमें जो लोग थे वो अशोक के सामने युद्ध में उन्होंने कभी अपना नतमस्तक नहीं किया, तो अशोक को ज़बरदस्ती उनका राज्य को कब्जा करने के लिए मेहनत करनी पड़ी। युद्ध हुई, और उस युद्ध में कहीं ना कहीं अशोक जीत तो गए, लेकिन जीत के भी उन्होंने हार महसूस किया। कैसे, वो देखेंगे। 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कॉन्कर्ड कलिंगा। 8 साल में राजा बनने के बाद मैंने कलिंगा को कॉन्कर किया। अबाउट 1.5 लाख पीपल वर कैप्चर्ड एंड मोर देन 1 लाख ऑफ पीपल वर किल्ड। यानी करीब करीब 1 लाख लोग कैप्चर हुए हैं, और करीब करीब 1 लाख के ऊपर के लोग मारे गए हैं। दिस फिल्ड मी विथ सॉरो। ये मुझे दुख से फिल कर गया। सवाल उठता है, क्यों ऐसा क्यों करना पड़ा? वेन एवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इज कैप्चर्ड, कई सारे लोग, जब भी एक आज़ाद देश को कैप्चर करने की कोशिश की जाती है, कई सारे लोगों की मृत्यु होती है, कई सारे स्लेव्स पकड़े जाते हैं। जो ब्राह्मण होते हैं, जो मॉन्क्स होते हैं, उस टाइम पे बुद्धिस्ट को उन्होंने मॉन्क्स टर्म में बोला गया, वो लोग मारे जाते हैं। और पीपल जिनके रिलेटिव्स, द पीपल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, टू देयर स्लेव्स एंड सर्वेंट्स डाई और लूज देयर लव्ड वंस। तो इतनी हाथी होती है जब एक युद्ध होता है। एंड दैट इज़ वाई आई एम सैड एंड आई हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्म एंड टू टीच अदर्स अबाउट इट। इसलिए मैं अब युद्ध को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और अब मैं धर्म की बातें आगे फैलाऊंगा। अब मैं आगे इस पे युद्ध पे नहीं लड़ूंगा। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धर्म इज़ मच बेटर देन कॉन्करिंग थ्रू फोर्स। आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर सो दैट माई सन एंड माई ग्रैंड सन शुड आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट वॉर। इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड धम्म। ये मैंने एज इट इज़ आपके बुक से कॉपी किया, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है उनके वर्ड बाय वर्ड को समझना। उन्होंने क्यों, उनको किस तरीके से दुख हुआ था, और उन्होंने ये क्यों युद्ध को विराम दिया और फिर धर्म की तरफ मूव कर गए। अशोक के कई सारे बिलीफ थे। सबसे पहला बिलीफ में से ये माना जाता है कि वो अपने प्रजा को अपने बच्चों जैसा समझते थे, और मैसेज भी उसी हिसाब से लेके जाना समझते थे। यानी उनका ऐसा लगता था कि प्रजा तक पहुंचने के लिए हमें किसी न किसी तरीके से एक, जैसे बच्चों को समझाते हैं एक फादर, वैसे ही एक राजा को अपनी प्रजा तक पहुंचना चाहिए। अशोक के साम्राज्य में बहुत सारी सिचुएशंस थी जो कि उनके लिए प्रॉब्लमैटिक थी, यानी कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम क्रिएट करते थे उनके लिए। कई सारे रिलीजियंस थे उसमें, कई सारे रिचुअल्स थे उसमें, कई सारे लोग जिनकी कई सारी मानसिकताएं थी। फिर ऐसे लोग जो आपस में लड़ते थे, क्योंकि नेबर्स थे। अब जब अचानक से जनसंख्या बढ़ रही थी तो कहीं ना कहीं एक दूसरे में झड़प हो ही रही थी। कई सारे महाजनपद जो दूसरे महाजनपद को कैप्चर करने की कोशिश करते थे, कई सारे लोग जो एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे। तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई उनके साम्राज्य में। तो फिर उन्होंने कुछ धम्म महामत की घटना करी। ये महामंत्री जैसे थे, शायद प्राकृत में इसको महामत बोलते हैं। और ये लोग जो हैं धर्म की बातें फैलाने के लिए वो घूमते थे। वो राज्य में पूरे राज्य में घूमते थे और धर्म की बातें फैलाते थे। ये लोग नॉर्मली जो अशोके के इंस्क्रिप्शंस होते थे, जो स्टोन पे कार्विंग्स होती थी, इंस्क्रिप्शंस होते थे, कई बार उन्होंने स्टैचू बनाए थे, इसका मदद ले लेके किए गए थे। जैसे यहाँ पे मैं शेरू को पढ़ा रहा हूँ, और क्योंकि शेरू को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, या शेरू पढ़ नहीं पाते, क्या सच है? पढ़ नहीं पाते, पढ़ना अच्छा नहीं लगता। ऐसा कुछ नहीं है सर। तो कुछ लोग उस राज्य में ऐसे भी होते थे जो पढ़ नहीं पाते थे, तो उनके लिए वो महामत थे। और उनके साथ साथ कई लोग ऑफिशियल्स भी थे जो कि मदद करते थे लोगों को जो पढ़ नहीं पाते, तो उनको सिखाने के लिए। ऐसे कई सारे उन्होंने स्टेप्स उठाए थे। जो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि इट्स इम्पॉर्टेंट, एक उन्होंने एक इंस्क्रिप्शन पे मैसेज लिखा है कि
जैसे पीपल परफॉर्म वैरायटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल, व्हेन द चिल्ड्रंस गेट मैरिड, व्हेन चिल्ड्रंस आर बॉर्न और व्हेन दे गो टू अ जर्नी। ये कई सारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं, बट ये सारे रिचुअल्स ज़रूरी नहीं होते। इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है इफ़ इंस्टेंट पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल। नाउ व्हाट आर दिस प्रैक्टिसेस? अगर लोग ये रिचुअल्स फॉलो करने की जगह पे कुछ और करें तो ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। तो उन्होंने कुछ मैसेज लिखे थे कि दीज आर बीइंग जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स। जो स्लेव्स थे, जो सर्वेंट थे, जो नौकर थे, बंदी और नौकरों के साथ आप उनको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करिए। रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट ऑफ वंस एल्डर्स, किसी एक के बड़े को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करने के लिए बोला गया है। ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स, चाहे वो जानवर है चाहे आदमी हो, उसको एक अच्छे तरीके से उसके साथ बर्ताव करना। गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, उनको गिफ्ट देना, उनको भिक्षा देना। एंड इट इज़ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर्स। Each one should respect the other's religion. If one praises one's religion while criticizing another's, one is actually doing greater harm than one's religion. क्योंकि उसके उस अशोक के साम्राज्य में कई तरीके के धर्म पनप रहे थे। एक जगह से बुद्धिज़्म थे, एक जगह से जैनिज़्म थे, भक्ति रिलीजन चली रही थी। तो ऐसे कई सारे जब थॉट प्रोसेस एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो उस केस में ये इम्पॉर्टेंट था कि इस तरीके से बर्ताव किया जाना चाहिए। अच्छा, इस पे कई सारे लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया। इसको ऐसा बोला गया कि अशोक कहीं ना कहीं इस कलिंग वॉर के बाद, कलिंग युद्ध के बाद वो बुद्ध बन गए थे। बट और कहीं ना कहीं जो अशोक का पिलर था वो कहीं ना कहीं बुद्ध फिलॉसफी से रिलेट करता है। बट उसके अगेंस्ट में कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि ऐसा नहीं है, वो बुद्ध से इंस्पायर हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे बुद्ध की जो प्रीचिंग से काफ़ी रिलेटेबल लगी एक साम्राज्य को संभालने के लिए बुद्ध की प्रीचिंग, और उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो कहीं ना कहीं बहुत आगे ले जाता। बट किसी भी एक रिलीजन के वो समर्थक नहीं थे। उन्होंने कई बार बुद्धिस्ट मॉन्क्स को पनिशमेंट भी दिया है, और सिमिलर स्टैंड उनका था भक्ति लोगों के साथ भी। तो उन ऐसा इस पे अभी भी डिबेट चलता है। और कुछ लोग लिबरल थॉट प्रोसेस के साथ जो लोग आते हैं वो ऐसा मानते हैं कि अशोक को ये स्टैंड अपनाना ज़रूरी था, क्योंकि एक साम्राज्य में आपको एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ आना ज़रूरी था, जहाँ पे लोग आपस में बने रहे। तो इसके लिए उन्होंने ऐसा बोला था कि वो ना ही बुद्धिज्म थे, ना ही वो ब्राह्मण रिलीजन से बिलोंग करते थे, बट उन्होंने एक ऐसी मिलती जुलती पॉलिसी अपनाई जिसकी वजह से एक साम्राज्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इनकी पॉलिसी बड़ी इफ़ेक्टिव रही थी, साम्राज्य को काफ़ी आगे लेके गई थी। हम इसके बाद से एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे मौर्य एम्पायर के बाद, यानी अशोक के बाद कौन आया और वो कितने टाइम तक रहा। उसके पहले हम एक चीज़ देखेंगे, अशोक ने कुछ ऐसी भी चीज़ें की जो बाकी राज्यों ने नहीं करी थी। सबसे पहले उन्होंने जो मेडिसिन्स होती हैं और हॉस्पिटल्स, उसको आदमियों के लिए तो बनाया ही था, साथ साथ जानवरों के लिए भी बनाया था। तो हिस्ट्री में सबसे पहली बार ऐसा आया था पॉइंट जहाँ पे एक राजा ने जानवरों के लिए ख़ास तौर से एक पॉलिसी बनाई थी। फिर उसके बाद से उन्होंने कई सारे रोड्स बनाए, कुएं खुदवाए। फिर जो मॉन्क्स और प्रीस्ट को रखने के लिए उन्होंने कई सारे टेम्पररी हाउसेस बनवाए। फिर और ऐसे कई सारे डेवलपमेंट्स करना शुरू किए उन्होंने। और इनका जो मैसेज काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इनके मैसेज को काफ़ी भाव दिया है कि हिज एथिक्स स्टिल स्पीक टू अस इन अ लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन स्टिल लर्न मच फ्रॉम देम। मतलब वो इतनी पुरानी भाषा में उनकी इंस्क्रिप्शंस लिखी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंस्क्रिप्शन आज भी हमारे ज़िंदगी में वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये अशोक की जो प्रीचिंग्स थी वो सिर्फ इंडिया तक नहीं रही थी, वो आगे भी फैली थी। वो कई सारे कंट्रीज़ जैसे सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका तक यहाँ पे लोग फैलते थे। जो धम्म महामत थे उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये लोग जो दो तरफा चीज़ें करते थे, यानी पहली तरफ से अशोक का मैसेज पूरे साम्राज्य तक फैलाना, और दूसरे तरफ से बाकी लोगों से बातचीत करके उनका थॉट प्रोसेस समझ के वो अशोक को समझाते थे। तो एक तरीके से कनेक्ट जो उनका था अपने साम्राज्य से काफ़ी मजबूत हो गया था इस धम्म महामत की वजह से। इस वक्त जो इंडियन स्कल्पचर है वो भी और क्राफ्ट्समैन काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ, काफ़ी बढ़ा।
तब उसके बाद से लोगों ने इस तरीके से अपनाना शुरू किया कि जो स्कल्पचर्स थे, जो इंस्क्रिप्शंस थे, ये कहीं ना कहीं मैसेज को बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से प्रेजेंट कर सकते थे। तो इसलिए काफ़ी सारे स्तूपा का बनावट भी हुआ है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। कई सारे स्कल्पचर, जैसे आप पेज नंबर 72 पे देख रहे हैं, रामपुरवा सांड, ये सांड की जो मूर्ति बनाई गई है, उसको आप देखेंगे कितनी बारीक से बनाई गई है, एकदम पॉलिश्ड वे में है। तो ये राष्ट्रपति भवन में अभी रखा हुआ है। इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि ये कल्चर को रिप्रेजेंट करता था, और कहीं ना कहीं इसको इस तरीके से रखा जाता था जहाँ पे बहुत लोग आ सके, बहुत लोग उस कई बार इसको आप देखेंगे बड़े बड़े दरवाजे होते थे, उस दरवाजे पे स्कल्पचर्स होते थे, उसके ऊपर मैसेज होते थे, सो दैट लोग उसके पास जब आएँ तो वो चीज़ दिखने आना शुरू है। तो इस तरीके से अशोक का मैसेज आगे बढ़ा है। उसी टाइम पे चाइना में एक वॉल बन रहा था, जिसको द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं, जहाँ पे कई बार अटैक से बचने के लिए चाइनीज़ राजाओं ने एक बड़ी सी वॉल बनाना शुरू किया। वैसे तो एक छोटा एरिया को बचाने के लिए ये वॉल बना था पहले, बट फिर धीरे धीरे ये जो राज्य है वो बढ़ता गया या फिर हटता गया, तो ये जो वॉल है वो कंटिन्यू होता गया। कई बार ऐसा था कि जो अगल बगल के राजा थे उन्होंने भी सिमिलर पॉलिसी बनाई किसी और के अटैक से बचने के लिए। जो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वो करीब करीब 2000 साल पहले बनी थी और 6400 किलोमीटर लंबी बनी थी। तो ये बाकी जगह पे है, लेकिन हम एक चीज़ को समझेंगे कि भारत में और चाइना के बीच में फ़र्क क्या है। इसमें जो तरीका अपनाया भारत ने और जो तरीका अपनाया चाइना ने 2000 सालों पहले, इसमें फ़र्क क्या है? शेरू, आप बताओगे? नहीं समझ रहा सर। देखो, चाइना ने दीवार बनाई लोगों को बांटने के लिए, अशोक ने अपनी सारी दीवार खोल दी लोगों को मिलाने के लिए। फ़र्क इस चीज़ का था, फिलॉसफी का फ़र्क था, सोच का फ़र्क था। लोगों ने बोला चाहे आप बुद्ध हो, चाहे आप जैन को फॉलो करते हो, चाहे आप हिंदू हो, आप कोई भी हो, आप एक जगह पे एक परिवार के हिस्सेदार बन सकते हो। एक दूसरे को जोड़ना सिखाया, एक दूसरे को समझना सिखाया, राष्ट्र को एकजुट करना सिखाया। अशोक ने अपने कई सारे जैसे राजा थे उस टाइम पे, जो सदर्न किंग्स थे, जो जो आपके नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बाद जो इंडो ग्रीक किंग्स थे, उनके साथ काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप बनाए थे उन्होंने। तो ऐसा माना जाता है कि जब एम्पायर काफ़ी फैल चुका था तो एम्पायर के दुश्मन बहुत कम थे उस वक्त था कि नॉर्मली जितने भी लोग थे उनसे काफ़ी अच्छा सामंजस्य था। तो चाइना ने बॉर्डर बनाया और इंडिया ने बॉर्डर खोल दिया। ये डिफरेंस था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब हम दूसरे बार में एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, इसके बारे में हम देखेंगे कि जो अशोक मौर्य किंगडम थी, जो मौर्यन किंगडम थी अशोक का, वहाँ से उसके बाद कैसे कैसे ये ख़त्म हुई, फिर कौन से नए किंगडम्स आए, किन राज्यों में नए किंगडम्स आए। फिर ये छोटा सा वीडियो रहेगा, उसके बाद हम जाएंगे कि उस वक्त के विलेजेस, उस वक्त के टाउन्स कैसे बने थे, वो नेक्स्ट चैप्टर होगा। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय। बाय।